हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो है, ये है अंतर्राष्ट्रीय कानून। कानून इंटरनेशनल लॉ, अर्थ एंड डेफिनेशन, मीनिंग एंड डेफिनेशन। अंतर्राष्ट्रीय कानून उन नियमों का समूह है जिनके अनुसार सभ्य राज्य शांतिकाल तथा युद्धकाल में एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय कानून उन नियमों का समूह है जिसमें क्या, जिसके अनुसार क्या होता है, जो सिविलाइज्ड स्टेट है, वो शांतिकाल और युद्धकाल में एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1780 में जेरेमी बेंथम द्वारा किया गया। यह शब्द राष्ट्रों का कानून का पर्यायवाची है। इसकी कुछ डेफिनेशंस हैं अंतर्राष्ट्रीय कानून की। फर्स्ट हो गया ओपन हिम के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय कानून उन प्रयोगों में आने वाले तथा संधियों में प्रयोग किए जाने वाले नियमों का नाम है जिनको सभ्य राज्य पारस्परिक व्यवहारों में प्रयोग करने के लिए बाध्य होता है। दूसरा हो गया हेंस कैल्सन के अनुसार राष्ट्रों को विधि अथवा अंतर्राष्ट्रीय विधि की व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है कि वह नियमों और सिद्धांतों का एक संकलन है जिसके अनुसार कार्य करना पारस्परिक व्यवहार में सभ्य राज्यों के लिए आवश्यक है। अब हो गया सर हेनरी मैन के अनुसार राष्ट्रों की विधि भिन्न भिन्न तत्वों की एक जटिल योजना है। उसमें अधिकारों तथा न्याय के साधारण सिद्धांत निहित हैं। इनका प्रयोग समान रूप से राज्यों के व्यक्ति तथा राज्य पारस्परिक व्यवहारों में कर सकते हैं। यह एक निश्चित कानूनों की संहिता है, रीति रिवाजों और विचारों का संकलन है जिनका प्रयोग पारस्परिक व्यवहार में राज्यों के बीच किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की विभिन्न परिभाषाओं से निम्न बातें सामने आती है। अंतर्राष्ट्रीय कानून राज्यों के पारस्परिक व्यवहार का नियमन है। ये कानून सिद्धांतों तथा नियमों का समूह है। ये राज्यों अथवा सामान्य अंतर्राष्ट्रीय समाज द्वारा स्वीकृत होते हैं। चौथा हो गया इनका स्रोत परंपराएं, प्रथाएं, न्यायालय के निर्णय एवं सभ्यता के आधारभूत गुण आदि हैं। पांच हो गए इनका पालन सद्भावना एवं कर्तव्य पालन के दायित्व के कारण किया जाता है। ये सभ्य राज्यों द्वारा स्वयं पर लगाए गए प्रतिबंध हैं। इनका उद्देश्य राज्यों के अधिकारों की परिभाषा करना, राज्यों के मध्य विवादों को निपटाना एवं सहयोगपूर्ण व्यवहार विकसित करना आदि है। अब हो गया अंतर्राष्ट्रीय कानून का महत्व एवं आवश्यकता। अंतर्राष्ट्रीय कानून का महत्व और आवश्यकता क्यों है? अराजकता से बचाव। फर्स्ट हो गया अराजकता से बचाव। मानव को पारस्परिक संगठन बनाने के लिए अथवा राष्ट्र के रूप में संगठित होने के लिए आपस में पारस्परिक व्यवहार के लिए कुछ नियमों का निर्माण करना पड़ता है और उन नियमों का पालन करना पड़ता है, अन्यथा अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अव्यवस्था, अशांति, अराजकता तथा अनिश्चिततापूर्ण परिस्थिति के निराकरण के अनेक प्रयासों में अंतर्राष्ट्रीय कानून का अनुशीलन विशेष रूप से महत्व रखता है। दूसरा हो गया शक्ति संघर्ष को परिसीमित करना। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति संघर्ष की राजनीति है। शक्ति संघर्ष की इस राजनीति में छोटे एवं बड़े राज्य अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए कार्यरत रहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष को अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रतिबंध द्वारा सीमित दायरे में रखा जाता है, चाहे वह छोटा राज्य हो अथवा बड़ा। किसी भी कार्यकलाप को करने से पहले यह विचार कर लेता है कि क्या उसकी नीतियों से अंतर्राष्ट्रीय कानून की उपेक्षा तो नहीं हो रही है। तीसरा हो गया विश्व शांति का आधार तैयार करना। विश्व शांति आज के युग की सबसे बड़ी आवश्यकता है। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के द्वारा राष्ट्रों के व्यवहारों हेतु सामान्य नियमों की सार्वभौमिक निर्धारण किया जाता है। यदि विश्व के समस्त राज्य अंतर्राष्ट्रीय कानून का समान भाव से आदर करने लग जाए तो राज्यों के बीच होने वाले मतभेदों एवं संघर्षों को टाला जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून एक ऐसे विश्व का निर्माण करने का साधन हो सकता है जिसमें संघर्षों के बजाय सहयोग का प्राबल्य हो।
आणविक व संहारक शस्त्रों से सुरक्षा। विज्ञान एवं तकनीकी विकास के परिणामस्वरूप विभिन्न राष्ट्रों के पास संहारक शस्त्रों की मात्रा में वृद्धि हो चुकी है। विश्व की महान शक्तियों के मध्य संहारक शस्त्रों के निर्माण की भयानक प्रतिस्पर्धा चल रही है। आज यूएसए, रशिया, फ्रांस तथा चाइना के पास आणविक शस्त्रों का विशाल भंडार है। विभिन्न राष्ट्रों में आपसी मनमुटाव के कारण शस्त्रीकरण की प्रतिस्पर्धा को रोका नहीं जा सकता। निशस्त्रीकरण के लिए किए गए विभिन्न प्रयास असफल सिद्ध हुए हैं। ऐसी स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय कानून की मानवता को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून ही क्या कर सकते हैं? मानवता को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। इस समय इन कानूनों के द्वारा ही युद्धों में विषैले एवं भयानक शस्त्रों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। पांचवा हो गया राष्ट्रों के मध्य आर्थिक एवं व्यावसायिक क्रियाकलापों का संचालन। वैज्ञानिक आविष्कारों, यातायात एवं संचार के साधनों की अभूतपूर्व उन्नति के कारण सब देशों के संबंध एक दूसरे के साथ बढ़ रहे हैं। एक दूसरे पर निर्भरता में निरंतर वृद्धि हो रही है। आर्थिक, व्यावहारिक, प्राविधिक, शैक्षिक, राजनीतिक आवश्यकताओं के कारण विभिन्न देशों के पारस्परिक संबंध इतने प्रगाढ़ हो रहे हैं कि इस समय कोई भी सभ्य राष्ट्र दूसरे राष्ट्रों के से सर्वथा पृथक रहकर न तो किसी प्रकार की उन्नति कर सकता है और न अपना चहुमुखी विकास ही। आज छोटे और बड़े सभी राज्य आपसी लेन-देन और आदान-प्रदान द्वारा ही अपनी जरूरतों को पूरा कर पाते हैं। राज्यों के बीच व्यापार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इन सारी स्थितियों का सुविधा पूर्वक संचालन अंतर्राष्ट्रीय कानून के अभाव में आसानी से किया जाना असंभव प्रतीत होता है। अब हो गया अंतर्राष्ट्रीय कानून की कमजोरियां। अंतर्राष्ट्रीय कानून की कुछ कमजोरियां हैं। फर्स्ट हो गया व्यवस्थापन संबंधी कमजोरियां। अंतर्राष्ट्रीय कानून का निर्माण करने वाली अथवा संशोधन करने वाली व्यवस्थापिका का अभाव है। जिस प्रकार राज्यों में संसद के द्वारा कानूनों का निर्माण किया जाता है, उसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में इस प्रकार की संसद का अभाव है। इस प्रकार के मान्य संसद का अभाव है। दूसरा हो गया कार्यपालिका संबंधी कमजोरियां। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को कार्यान्वित करने वाले निकाय का अभाव है। अंतर्राष्ट्रीय नियमों को तोड़ने वाले राज्यों को दंड देने वाले निकाय के अभाव में यह कानून राज्यों की इच्छा पर निर्भर हो जाता है। शक्तिशाली राज्य कानूनों की अवहेलना करते रहते हैं, परंतु उनको रोकने वाला कोई नहीं है। मुसोलिनी ने अब्सीनिया पर आक्रमण, अमेरिका ने वियतनाम युद्धों में कानूनों को तोड़ा, किंतु कोई कहने सुनने वाला नहीं था। तो कार्यपालिका संबंधी कमजोरियां में इसकी व्यवस्थापन संबंधी और कार्यपालिका और राज्यों की संप्रभुता एवं अतिवादी राष्ट्रीयता। कोई भी राज्य अपनी स्वतंत्रता को खोना नहीं चाहता। राष्ट्रीयता की अंधभावना के परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय कानून की चिंता नहीं करते। इजराइल ने अरबों पर आक्रमण किया, चीन ने भारत पर आक्रमण किया, इन सब का कारण उग्र राष्ट्रीयता ही है। घरेलू मामलों में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के प्रावधान। यूएनओ के चार्टर के अनुसार राज्यों के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप करना अपवर्जित है। अंतर्राष्ट्रीय कानून को लागू करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती और कानून का उल्लंघन मूकदर्शन की भांति देखती रहती है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के पीछे बाध्यकारी शक्तियां। अंतर्राष्ट्रीय कानून वर्तमान अवस्था में कतिपय प्रभावशाली शक्तियों इफेक्टिव सैंक्शन की भी व्यवस्था करता है, जो इस प्रकार है। कानून के पालन की तरफ झुकाव। राज्यों की इच्छा कानून के पालन की है। कानून तोड़ने पर उन्हें ज्यादा हानि हो सकती है। ब्रियली के अनुसार अधिकांश युवा मानते हैं कि कानून अराजकता को दूर करता है और शांति व्यवस्था स्थापित करता है। अतः कानून पालन की इच्छा ही अंतर्राष्ट्रीय कानून के लिए आधार भूमि तैयार करती है। विश्व जनमत। विश्व जनमत के भय से ही राज्य कानून को तोड़ना उचित नहीं मानते। राज्य ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहते जिससे विश्व में उनकी गरिमा पर आँच आए। यूएनओ की महासभा का मंच विश्व जनमत की अभिव्यक्ति का प्रमुख साधन है और यदि वहां किसी राज्य की आलोचना होती है तो उसका सर्वत्र प्रभाव पड़ता है।
तीसरा हो गया सामाजिक सहमति। यदि अंतर्राष्ट्रीय कानून को तोड़ा जाता है तो उस कार्य को विश्व समाज की मान्यता प्राप्त नहीं होती है। फिर कानून को तोड़कर शक्ति और युद्ध के तरीकों से राज्य जो रियायतें अन्य राज्यों से प्राप्त करते हैं उसमें अधिक खर्चे और अधिक भार राज्य को वहन करना पड़ता है। कानून के प्रयोग से शांतिपूर्ण वे तरीकों द्वारा जो सुविधाएं राज्य प्राप्त करते हैं वे पारस्परिक सहमति और मितव्ययी साधनों से अर्जित होती है। उसके बाद हो गया राजनयिक विरोध। यदि कोई राज्य कानून के प्रतिकूल आचरण करता है जिससे दूसरे राज्यों को हानि पहुंचती है तो उसे राजनीतिक विरोध पत्र द्वारा अपनी नाराजगी प्रकट करते हैं। कभी कभी विरोध पत्रों द्वारा राज्य अपनी गलतियों को सुधार कर लेते हैं। पांचवा हो गया सुरक्षा परिषद। कभी कभी राज्य सुरक्षा परिषद में अंतर्राष्ट्रीय कानून संबंधी विवादों को रखते हैं। सुरक्षा परिषद चार्टर में अनुच्छेद 10, 39, 41, 45 और 94(2) के तत्वावधान में कानून तोड़ने वाले राज्यों के विरुद्ध कार्रवाई करती है। सुरक्षा परिषद आर्थिक प्रतिबंध लगा सकती है और सेनाएं भेजी जा सकती हैं। अब हो गया अंतर्राष्ट्रीय कानून के स्रोत। अंतर्राष्ट्रीय कानून के निम्नलिखित स्रोत हैं। रीति रिवाज या रूढ़ियां। रीति रिवाज अंतर्राष्ट्रीय कानून का प्राचीन और मौलिक स्रोत है। रीति रिवाज से अभिप्राय ऐसे नियमों से है जो एक लंबी ऐतिहासिक प्रक्रिया के बाद विकसित होते हैं तथा जिन्हें राष्ट्रों के समाज ने स्वीकार कर लिया है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार की परंपराएं विभिन्न राज्यों द्वारा अनिवार्य समझी जाने पर ही परंपरा बन जाती है। अंतर्राष्ट्रीय कानून में रिवाजों का सम्मान तथा पालन इसलिए किया जाता है कि इस क्षेत्र में कानून निर्मात्री संस्थाओं का अभाव है तथा राज्यों के पारस्परिक संबंधों का निरूपण परिपाटियों के जरिए किया जाता है। दूसरा हो गया ट्रीटी संधियां। संधियों को अंतर्राष्ट्रीय कानून का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। ओपन हीम के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संधियां ऐसे समझौते हैं जो राज्यों अथवा राज्यों के संगठनों के मध्य किए जाते हैं और कानूनी अधिकार तथा कर्तव्य उत्पन्न करते हैं। तीसरा होगा न्यायालयों का निर्णय। न्यायालयों के निर्णय अंतर्राष्ट्रीय कानून का गौण स्रोत हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि विधान के अनुच्छेद आर्टिकल 38 में यह निर्देशित किया गया है कि कानून के नियमों को निर्धारित करने के लिए न्यायाधिकरण के न्यायिक निर्णय सहायक साधनों के रूप में है। यद्यपि न्यायिक निर्णयों को बाध्यकारी नहीं माना जा सकता किंतु फिर भी इनमें दोनों पक्षों के विख्यात कानून शास्त्री सभी दृष्टियों से विवादग्रस्त प्रश्नों की मीमांसा करते हैं। इन्हें सुनने वाले न्यायाधीश भी विख्यात विद्वान होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शिष्टाचार। राष्ट्रीय शिष्टाचार ने भी अंतर्राष्ट्रीय विधि का विकास किया है। पारस्परिक व्यवहार में राष्ट्रीय शिष्टाचार तथा सद्भावना संबंधी रीति रिवाजों को बाध्यकारी समझते हैं। इस प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय नियम विधि नहीं है बल्कि शिष्टाचार की विधि है। यद्यपि अंतर्राष्ट्रीय शिष्टाचार अंतर्राष्ट्रीय विधि का स्रोत नहीं है तथा पहले जिसे अंतर्राष्ट्रीय शिष्टाचार समझा जाता था उसे अब अंतर्राष्ट्रीय विधि समझा जाता है। राष्ट्रों के शिष्टाचार को रीति रिवाज नहीं समझना चाहिए। कूटनीतिक प्रतिनिधि राजदूत विभिन्न देशों में चुनके तथा आय शुल्क से मुक्त होते हैं। ऐसा अंतर्राष्ट्रीय शिष्टाचार के कारण ही होता है। तो फ्रेंड ये वीडियो होगा अंतर्राष्ट्रीय कानून के बारे में और उसके जो महत्व आवश्यकता और उसकी कमजोरियां और बाध्यकारी तत्व और जो कानून के स्रोत हैं अंतर्राष्ट्रीय कानून के स्रोत उसके बारे में ये वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो।